नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। और आज अलग अलग विषयों और फैसलों के बहाने बात होगी सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश के मदरसा एजुकेशन एक्ट को किन आधारों पर संवैधानिक करार दिया है और क्या है ये मदरसों से जुड़ा हुआ कानून जो मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त लाया गया, इस सोच के साथ कि मदरसों में अच्छी शिक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यूपी के मदरसों पर क्या असर पड़ेगा और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यूपी सरकार के मंत्रियों को क्या सोचना है इस निर्णय पर। फिर चलेंगे दूसरे केस की ओर जिसमें आज फैसला हुआ कि सरकार को यदि सड़क बनवानी है या कोई पब्लिक सर्विस का काम करना है, कोई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम करना है, तो क्या सरकार उस काम के लिए मेरी और आपकी, हमारी और आपकी ज़मीन जायदाद का अधिग्रहण कर सकती है, उसकी हदें क्या है। फिर बात करेंगे सीजीआई चंद्रचूड़ के बारे में। कल वो एक इंटरव्यू देने पहुंचे और उनके बयानों पर सुबह से ही बहस हो रही है। और फिर जानेंगे दिन की जरूरी सुर्खियां। बात शुरू करते हैं यूपी के मदरसा कानून से। Powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher। बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश के साल 2004 के मदरसा एजुकेशन एक्ट को संवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2024 के उस आदेश और फैसले को पलट दिया जिसमें हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ करार देते हुए खारिज कर दिया था। 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट पर फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। इस बेंच ने आज फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी मदरसे अब तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा साल 2004 में बनाए गए कानून से ही संचालित होंगे। इस फैसले का मदरसों और मदरसे के छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, उसे समझने के लिए आपको पूरा मामला समझना पड़ेगा। आपको मालूम ही है कि इस्लामिक पद्धति से पढ़ाई लिखाई के लिए देश विदेश में मदरसे खोले जाते हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को धार्मिक पढ़ाई के अलावा अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मदरसों से जुड़ी कुछ धारणाएं भी बरसों से चर्चा में हैं। जैसे मदरसे अक्सर ज़कात यानी दान के पैसे से चला करते हैं और मदरसों में पढ़ाई धार्मिक विषयों के आसपास ही केंद्रित होकर रह जाती है। और चूंकि मदरसों का संचालन ज़कात के पैसों से होता है या होना बताया जाता है, तो राज्य के माध्यमिक और उच्च शिक्षा परिषदों और बोर्ड के सिलेबस और नियमावलियों का इन पर लंबे समय तक कोई लागू नहीं होना पाया जाता रहा है। और चूंकि वो परिषदों के अधीन नहीं आते रहे हैं, तो मान्यता प्राप्त भी नहीं होते रहे और ऐसे मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसा माना जाता है। इन विसंगतियों को देखते हुए साल 2004 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार विधानसभा में एक विधेयक लेकर आई। इस विधेयक का मकसद था कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे राज्य की सरकार प्रदेश के मदरसों और उनकी शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित कर सके और संचालित कर सके। साथ ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को भी गठित किया जाए। मकसद ये कि बिना अपनी अल्पसंख्यक पहचान खोए यूपी के मदरसे आम विषयों और उच्च शिक्षा में भी अपनी भागीदारी निभाएं। दिसंबर 2004 में ये विधेयक पास हुआ और एक कानून का जन्म हुआ जिसे कहा गया मदरसा शिक्षा कानून 2004। तो क्या है ये यूपी का मदरसा शिक्षा कानून? साल 2004 में इस कानून को इस नीयत से लाया गया कि इससे प्रदेश के मदरसों में होने वाली पढ़ाई का स्तर बढ़ाया जा सकेगा और उस पढ़ाई को रेगुलेट किया जा सकेगा। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया गया जिसका काम प्रदेश के सभी मदरसों का काम धाम देखना तय हुआ। इस कानून को लाने का मकसद ये भी था कि धार्मिक शिक्षा प्रणालियों को आम विषयों जैसे विज्ञान, गणित और भाषा विज्ञान से भी जोड़ा जा सके। इससे मदरसे के छात्र इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ समकालीन विषयों पर भी ज्ञान पा सकते हैं। इस कानून के तहत गठित बोर्ड मानक पूरा करने वाले मदरसों को मान्यता प्रदान करेंगे। बोर्ड मुंशी और मौलवी स्तर पर परीक्षा करवाएगा, साथ ही अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री भी बांट सकता है। शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए बोर्ड शिक्षकों की भी ट्रेनिंग करवाएगा, साथ ही उनके काम का समय समय पर मूल्यांकन करेगा। बोर्ड चाहे तो किसी भी मदरसे का इंस्पेक्शन कर सकता है और साथ ही जो भी मदरसे बोर्ड के नियमों और कोर्सेज का उल्लंघन कर रहे हैं, बोर्ड उन मदरसों के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। साथ ही बोर्ड ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द भी कर सकता है। बोर्ड का
काम मदरसों का आधुनिकीकरण करना भी होगा। साथ ही बोर्ड छात्रों को ट्रेनिंग देगा ताकि रोजगार के अवसर और बेहतर हो सके। इस कानून के तहत मदरसे संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और शिक्षकों की सैलरी के लिए राज्य सरकार से वित्तीय मदद भी ले सकते हैं। इस कानून में मदरसे की शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ भी संबद्ध करने का प्रावधान है, जिससे मदरसों में पढ़े स्नातकों को, ग्रेजुएट्स को आम विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में दाखिला मिल सके। अब ये मामला गया अदालत में, ये कानून अदालत में गया। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि सबसे पहले साल 2012 में दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने मदरसा एक्ट के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। फिर साल 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने भी एक याचिका दायर की। फिर साल 2019 में लखनऊ निवासी मोहम्मद जावेद ने भी इस एक्ट के खिलाफ एक याचिका दायर की। फिर साल 2020 में रेजुल मुस्तफ़ा ने भी इस एक्ट के खिलाफ एक याचिका फाइल की। और साल 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी इसी एक्ट के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को क्लब कर दिया, आपस में मिला दिया, क्योंकि इन सबकी मांग एक ही थी और सुनवाई शुरू कर दी। मार्च 2024 में हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने साल 2004 के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया और इसे खारिज कर दिया। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह कानून सेकुलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तब अपने 86 पेज के जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मदरसा एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के कानून के खंड 22 का भी उल्लंघन करता है। यूपी में मदरसों और मदरसों के छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था लाए जिससे मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को रेगुलर स्कूलों में दाखिला मिल सके। राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि 6 से 14 साल के बच्चे रेगुलर संस्थानों में दाखिले से छूट न जाएं। अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकार सीटों की संख्या में भी वृद्धि करे। यानी अगर समझें तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सरकार मदरसे के स्टूडेंट्स को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में दाखिल कराने के लिए हर संभव कोशिश करे। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंची। सबसे पहले याचिका पहुंची अंजुम कादरी नाम के व्यक्ति द्वारा, साथ ही 7 और याचिकाएं पहुंची। सबकी मांग एक, तो याचिकाओं को क्लब कर दिया गया और सुनवाई शुरू हुई। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केस में शामिल सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया और तत्काल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। और अक्टूबर 2024 सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर आज ये फैसला आया। फैसले की मोटा-मोटी बातें तो हमने आपको पहले बता दी। अब हम आपको बताते हैं कि इस फैसले की जो जजमेंट की कॉपी है उसमें क्या लिखा है। मदरसा बोर्ड मदरसों में होने वाली पढ़ाई के स्तर को रेगुलेट करता है। मदरसा एक्ट राज्य के उस दायित्व का एक भाग है जिसके तहत मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को इस काबिल बनाया जा सके ताकि वो समाज में दाखिल हो सकें और आजीविका कमा सकें। राज्य सरकार की सहमति से मदरसा बोर्ड ऐसे प्रावधान लागू करे जिससे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान बगैर अपनी अल्पसंख्यक पहचान खोए या रवैया बदले समाज में सेकुलर शिक्षा ला सके। मदरसा एक्ट राज्य की नीतियों के साथ चलता है, लेकिन इसके तहत दी जाने वाली फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियां यूजीसी के नियमों के खिलाफ हैं, इसलिए असंवैधानिक हैं। अब से पहले तक मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल नाम से 2 डिग्रियां दिया करते थे। क्या है ये डिग्रियां? इन्हें समझने के लिए आपको मदरसों में मिलने वाली जो प्रमुख डिग्रियां हैं उनको समझना होगा। मदरसों में 10वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसमें जो डिग्री मिलती है उसको कहते हैं मौलवी। 12वीं तक की पढ़ाई पर आलिम, अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कहते हैं कामिल और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को कहते हैं फाजिल। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसे या 12वीं यानी आलिम की डिग्री के बाद कोई भी डिग्री छात्रों को नहीं दे सकेंगे। अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं जो इस फैसले से प्रभावित होंगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 23,500 मदरसे हैं। इनमें 16,513 रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं। रिकॉग्नाइज्ड यानी प्रदेश सरकार के साथ पंजीकृत हैं। पंजीकृत मदरसों में से 560 मदरसे ऐसे हैं जो एडेड हैं, यानी 560 मदरसों को संचालन में सरकार से पैसे मिल रहे हैं और 4,191 ऐसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं। इनकी फंडिंग की जांच की जा रही है। ये वो मदरसे हैं जो
अनरिकॉग्नाइज्ड वाले हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है और जिन्हें प्रदेश सरकार की ओर से अनुदान नहीं मिलता है। राज्य सरकार के तहत आने वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने पिछले महीने इन मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू की है। ATS इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन मदरसों को किसी अवैध स्रोत से पैसे मिल रहे हैं, खासकर इन मदरसों को जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद वकीलों ने मीडिया में प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं है और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य आधार में लटक गया था अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। फैसले पर धर्म गुरुओं और मिली तंजीमों से जुड़े लोगों के भी बयान सामने आए। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। मदारिस अरबिया ने हमको IAS, PCS, IPS, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स दिए हैं और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से हमको मुल्क को सजाने में, मुल्क को संवारने में अहम योगदान अदा किया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तारीखी फैसला दिया है, मैं इस तारीखी फैसले का सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। वहीं बयान आए मंत्रियों और नेताओं के भी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या किसी भी न्यायालय का निर्णय हो, सरकार उसके अनुपालन में काम करती है और हमने हमेशा से संवैधानिक तरीके से जो भी चीजें चल रही हैं उस पर हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय योगी सरकार ने। और जहां तक रही बात मदरसों की, तो मदरसों को लेकर किसी ने PIL करी थी, उसकी PIL को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, और NCERT की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, IAS IPS बने, वो खाली अलिफ बे ते से न पढ़ते रहें। क्योंकि पिछली जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम, फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मौलम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं है। उनको हम वैध नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी डिग्रियों में और जो हमारी सामाजिक शिक्षा की डिग्री है, जिसके लिए हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाने के लिए NCERT का जो हमने सिलेबस दिया है, सामाजिक शिक्षा जो हम दे रहे हैं, उससे पढ़ लिख कर बच्चे आगे आए। बाकी अलिफ बे ते से उनका पढ़ना है, पढ़ें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत खुशी है मुझे, जो फैसला बहुत अच्छा फैसला आया है। मदरसे बिल्कुल चलते रहना चाहिए और मैं कहता हूँ देश में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जो जाके महल्लों से यतीम बच्चों को उठाएं, जिनके माँ बाप मर गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। मदरसे वाले उनको उठाते हैं, ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं और एक अच्छा इंसान बना के निकलते हैं। उसको तो अप्रिशिएट होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। ये राज्य का विषय है। क्या जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं उनके लिए कानून में बदलाव ला करके उन्हें विज्ञान के साथ जोड़ना सही है और देश ने सही माना, राज्य ने सही माना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो आया है, वो स्वागत योग्य है और मुसलमानों को भी इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत पाया है। ये सेक्युलरिज्म के आधार पर है।
हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं। ये तो कानूनी प्रक्रिया हो गई। हमने विशेषज्ञों का रुख किया यह समझने के लिए कि मदरसा एक्ट के फिर से प्रभावी होने के बाद इसके बाद यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप भी समझें। जो मदरसा एक्ट है वो कंसिस्टेंट है विद दीज पॉजिटिव ट्रेडिशंस ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड वो बने हैं ताकि बच्चे हैं एक एक्सटेंट तक पढ़े, जाके 10 to 12 स्टैंडर्ड तक पढ़े, ताकि हम बाहर की दुनिया के साथ भी कॉम्पीट कर सके। ऐसा ना हो कि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या किसी चीज की वजह से पढ़ाई ना की हो, और पढ़ाई के बिना वो अपने दुनिया को फोकस नहीं कर सकते और कम्पीट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से जो फोकस है वो वैलिड है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर का रुख करते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही, और इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या सरकार जन कल्याण कार्यक्रमों के लिए जनता की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच आज इसी सवाल का जवाब दे रही थी। बेंच में कौन कौन से जज, ग्राफिक्स देखिए। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस SC शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया। 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाया और कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक मानकर उनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। और आज ये फैसला देते हुए कोर्ट ने साल 1978 में आए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR कृष्ण अय्यर के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्होंने तब कहा था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं। मोटा माटी अगर उसका फौरी अनुवाद करें तो अब आप पूछेंगे कि ये मामला क्या है। दरअसल साल 1992 में मुंबई के प्रॉपर्टी एंड ओनर्स एसोसिएशन यानी POA शॉर्ट में कहें ने एक याचिका दायर की। POA ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट यानी MHADA के अध्याय 8A के अपनी याचिका में उसका प्रोटेस्ट किया। क्या है इस अध्याय में? राज्य सरकार को जीर्ण शीर्ण इमारतों और उनकी जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार है, बशर्ते उसके 70% मालिक इसका समर्थन करें। मतलब कोई बिल्डिंग या जमीन खस्ता हालत में है, खराब हालत में है, तो उसके 70% मालिकों की रजामंदी से सरकार उस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सकती है। POA ने इसका ही विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। लेकिन POA ही नहीं, अन्य 15 याचिकाएं भी इसी विषय पर और इसी आशय की अदालत में पहुंची। याचिकाएं क्लब हुई और सुनवाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र ने संविधान के 2 अनुच्छेदों का जिक्र कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, जिसे मामला संपत्ति का महज न रहकर संविधान का हो गया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। किन 2 अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं हम? अनुच्छेद 31C, यह संविधान का वो हिस्सा है जो उन कानूनों की रक्षा करता है जो समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं, और अनुच्छेद 39B संविधान का वो हिस्सा जो सरकार को यह अधिकार देता है कि वो लोक के भले के लिए सामुदायिक या निजी संसाधनों को उचित रूप से साझा कर सकती है और इसके लिए नीतियां बना सकती है, बस शर्त यह है कि इससे लोक का भला होता हो। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि संविधान के ये अनुच्छेद MHADA के 8A चैप्टर की रक्षा करते हैं, यानी संविधान के प्रावधानों की व्याख्या पर ही इस फैसले का निर्णय होना था, इस केस का फैसला होना था। सुनवाई चलती रही और 1 मई 2024 को 9 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और फैसला सामने आया आज। कोर्ट ने 7-2 के बहुमत से कहा, पहले भी बताया हमने कि सभी निजी संपत्ति सामुदायिक नहीं है। बहुमत के 7 जज कौन से थे? CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। जस्टिस BV नागरत्ना ने बाकी 7 जजों के फैसले से आंशिक रूप से सहमति जताई, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर अपनी असहमति जताई। वहीं जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस धूलिया ने CJI के क्रमांक पर भी अपनी घोर असहमति जताई। दरअसल बहुमत वाला फैसला लिखते हुए CJI ने एक टिप्पणी लिखी थी
The Krishna Iyer doctrine does a disservice to the broad and flexible spirit of the Constitution. यानी जस्टिस अय्यर का मत संविधान की वृहद और उदार अवधारणा को नुकसान पहुंचाता है। ये मौजूदा सीजेआई ने साल 1978 में आए जस्टिस कृष्ण अय्यर के फैसले पर कहा था। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सीजेआई के इस रिमार्क पर जस्टिस नागरत्ना ने अपने जजमेंट में जो लिखा उसका आसान अनुवाद कुछ ऐसा होगा कि आज हुए आर्थिक नीतियों में बदलाव की वजह से इतिहास के जजों को इस तरह ब्रांड नहीं किया जा सकता कि उन्होंने संविधान को नुकसान पहुंचाया है। वहीं जस्टिस धूलिया ने अपने रिमार्क में कहा, जस्टिस अय्यर के बारे में जो कहा गया मैं उसके बारे में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। यह आलोचना कठोर है और इसको अवॉइड किया जा सकता था। अप्रैल के महीने में इसी मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने अपना पेन दिखाते हुए कहा था कि पूंजीवादी अवधारणा कहती है कि ये मेरा ही है, वहीं समाजवादी अवधारणा कहती है कि कुछ भी व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि सारी संपत्ति समुदाय के लिए है। आमतौर पे हम संपत्ति को ऐसी चीज मानते हैं जिसे हम ट्रस्ट के तौर पर देखते हैं। यानी ये फैसला एक लंबी सुनवाई के बाद आया जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के संदर्भ भी बहस तलब हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस पेचीदा से दिखने वाले निर्णय को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने जानकारों का रुख किया, जानना चाहा कि सरकार के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम क्या हैं और उन कार्यक्रमों के लिए अधिग्रहण योग्य भूमि की सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या हदें तय की हैं। सुनिए उन्होंने हमसे क्या शेयर किया। जस्टिस कृष्णा अय्यर की पीठ का 1978 का जजमेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस जगन्नाथ रेड्डी, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो निजी होती हैं उनको भी सरकार एक्वायर कर सकती है फॉर सर्टेन रीजंस, और उसमें काफ़ी छूट मिली हुई थी सरकार को कि किसी भी लिहाज में जिसमें वो सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव के साथ यानी सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं या अधिकरण उसका करना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से कर सकते थे और उसके लिए पूरे प्रावधान दिए हुए थे। जो अभी 9 जजेस बेंच के सामने आज जो फैसला आया है उसके सामने एक सवाल ये था कि जो अनुच्छेद 39B की जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या कहता है। क्या वो ये कहता है कि सारी निजी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकता है स्टेट? तो उसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ की जो लीडिंग वाली बेंच थी 9 जजेस बेंच ने, उसने जस्टिस कृष्णा अय्यर 1978 के जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए कहा कि सारी सिचुएशन में आप निजी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने कुछ जो शर्तें रखी हैं या गाइडलाइंस रखी हैं, उसमें से ये है कि भाई जो बेसिक है कि आपको जिसकी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है उसके साथ आपको पार्टिसिपेट करना है एज अ स्टेट, और तभी आप कर सकते हैं। प्लस कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो पॉसिबल नहीं है उनका अधिग्रहण, तो इन सिचुएशंस में अलाउड नहीं हो सकता है। फिर उसके अलावा जो है लीगल नोटिस दे करके पार्टिसिपेशन आपको करना होगा, तभी जा करके उसमें ये हो सकती है कि आप उसमें निजी प्रॉपर्टीज़ का अधिग्रहण सरकार कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अब सुर्खियां। आज की पहली सुर्खी भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़ी हुई। कल वो अखबार इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां कई मुद्दों पर बात की, ऐसे विषयों पर भी बात की जो चर्चित रहे हैं। मुद्दा यानी प्रसंग गणेश पूजा के अवसर पर सीजेआई के घर पर पीएम मोदी का आना। सीजेआई ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री मेरे घर पर एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इस तरह की बैठकें होती हैं सामाजिक स्तर पर भी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह से बातचीत के दौरान सौदे तय नहीं होते, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा करें, हम सौदा करने के लिए नहीं आए हैं। अगला प्रसंग जमानत। सीजेआई ने कहा कि सीजेआई के तौर पर मेरे लिए ये गंभीर समस्या का विषय है। निचली अदालतों को मैसेज नहीं पहुंचा है कि जमानत अपवाद नहीं बल्कि नियम है, इसलिए वो जमानत देने में अनिच्छा दिखाते हैं। अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा कहा है कि मैंने ए से लेकर जेड तक, अर्नब से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है। मेरी यही फिलॉसफी है।
अगला प्रसंग न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सीजेआई ने कहा कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले रहे हैं और किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप चुनावी बॉन्ड पर फैसला करते हैं तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा नहीं है। न्यायाधीशों को मामलों पर फैसला करने की छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा और एक प्रसंग कोलेजियम से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष जजों का एक समूह, जिसको कोलेजियम कहते हैं, केंद्रीय कानून मंत्रालय को कुछ नाम भेजता है। मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद उन नामों को जजों के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में। लेकिन इसमें 2-3 तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। पहला आरोप कि सरकार अक्सर कोलेजियम की सिफारिशों पर काम नहीं करती क्योंकि सरकार अपनी मर्जी के जजों की नियुक्ति अदालतों में चाहती है। दूसरा आरोप कि कोलेजियम द्वारा ऐसे जजों की सिफारिश ही की जाती है कि जिनके नाम पर सरकार को ज्यादा आपत्ति न हो। और तीसरा आरोप कि कोलेजियम की कार्यप्रणाली अपारदर्शी है। अब कोलेजियम को लेकर चल रही इस बहस को पत्रिका कारवान में लिखे सौरभ दास के आलेख परफॉर्मेटिव जस्टिस द इक्विवोकेशंस ऑफ डीवाई चंद्रचूड़ से बल मिलता है। ये लेख डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की प्रोफाइल है। इसमें भी कोलेजियम पर और कोलेजियम की कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और जब कल के इंटरव्यू में सीजेआई से कोलेजियम के बाबत सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा? मैंने कोलेजियम से पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिसके तहत हम कोलेजियम की सिफारिशों को, उनके रेजोल्यूशंस को इंटरनेट पर डाल देते हैं ताकि लोग देख सकें कि हमने किसी जज का नाम क्यों सुझाया। हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग जज बनने के काबिल नहीं हैं उनको बतौर जज नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। हमारे लिए चिंता का विषय है कि कुछ नामों को हम क्लियर कर देते हैं फिर भी सरकार उन्हें पास नहीं कर दी थी। लेकिन यह कहना कि हम सरकार के मातहत हैं वो गलत होगा। अगली सुर्खी विकिपीडिया पर। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने आज ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया के रूप में प्रचलित वेबसाइट विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में सरकार ने 3 बड़ी बातों का जिक्र किया। पहली, विकिपीडिया में दी गई जानकारी एक तरफा होती है। इसमें कई जानकारियां गलत और भ्रामक होती हैं। दूसरी बात कि एडिटर्स का एक छोटा ग्रुप है जो कंटेंट को कंट्रोल करता है, जो इसकी नेचुरलिटी को प्रभावित कर सकता है। और तीसरी बात कि विकिपीडिया को एक मीडिएटर के बजाय पब्लिशर क्यों नहीं माना जाता। विकिपीडिया से आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स है। यहाँ फ्री में हर तरह की जानकारियाँ मिल जाती हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई जुलाई 2024 में। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में विकिपीडिया पर एक मानहानि का मुकदमा दायर किया। आरोप लगाया कि एएनआई के विकिपीडिया के पेज पर लिखा है कि ये समाचार एजेंसी गलत सूचना रिपोर्ट करती है। साथ ही एक पेज पर एएनआई को सरकार का प्रोपेगेंडा टूल भी लिखा था, जिसे लेकर एएनआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसे लेकर कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने एएनआई के विकिपीडिया को गलत तरीके से एडिट किया है, विकिपीडिया पेज को गलत तरीके से एडिट किया है, उनके नाम का खुलासा करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से विकिपीडिया ने मना कर दिया। कोर्ट ने विकिपीडिया के जानकारी शेयर करने न करने के इस मॉडल को तब खतरनाक बताया था। और अब आया है कोर्ट का, केंद्र का ये नोटिस। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। गुड नाइट।